बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप इरफान हाशमी टॉक्स जो हमारा दूसरा प्लेटफॉर्म है उसे जाकर ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर डॉक्यूमेंट्रीज हम इसके ऊपर अपलोड करते हैं गाय बगाए। रेगुलर इसकी फ्रिक्वेंसी सेट हो चुकी है, तो आपने जाकर इस चैनल को ज़रूर आपने सब्सक्राइब करना है और जिस मकसद के लिए हमने इस चैनल को लॉन्च किया, इस मकसद में आप भी शामिल हो सकते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले आज की अहम खबरें और फिर इन खबरों से जुड़े हुए चंद इंतहाई अहम सवालात। 190 मिलियन पाउंड केस है जिसमें जज साहब ने दोबारा से सहूलतकारी की है और क्या कहा, तारीख क्यों दी गई और तारीख क्या ऐलान हुआ अदालत के अंदर, और फिर अलीमा खान ने जज के कमरे के बाहर आखिरकार धरना क्यों दे दिया, ये भी आपको बताएंगे। और फिर अलीमा खान की गुफ्तगू, इमरान खान को क्या आइसोलेट किया जा रहा है, वो कौन सी गलती थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है, और फिर अलीमा खान ने किस तरह से इसे एक्सपोज किया, और फिर अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू और इमरान खान को माइनस करने की जो बात की जा रही है, इसके ऊपर इनका रिएक्शन भी आया। सलमान खान राजा मखसूस नशस्तों के केस में आज अदालत में गर्जे बरसे हैं जी। एक तरफ सलमान अकरम राजा के दलाइल थे और दूसरी तरफ जजिस का एक जहन, माइंडसेट, वो क्या कहता है और ये नशिस्तें किस को मिलने जा रही हैं, इससे भी पर्दा उठाएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर मैं आपको ये खबर भी दे दूं कि कुछ दिन पहले जो बजट वाला मामला है केपी का, इसे पास करवाया गया, तो सलमान अकरम राजा साहब की स्टेटमेंट्स क्या थी और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा, और शेख वकास अकरम अली अमीन गंडापुर के दिफा में इस वक्त मैदान में है। और फिर कुछ इंटरनेशनल खबरें, पाकिस्तान के तनाजुर में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, राजनाथ साहब जो हैं वज़ीर दिफा भारती, उन्हें क्यों आग लग गई है जब उनके सामने अलामिया आया, और इस अलामिया में क्या लिखा होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और व्यूअर्स, इसराइल की तारीख के अंदर जितनी भी इनकी तारीख है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान इनको उठाना पड़ा है, और कितना नुकसान हुआ इसकी तफसीलात भी शामिल करेंगे, और योमिया कितना नुकसान इसराइल बर्दाश्त करता रहा और क्यों उसे जंग ख़त्म करनी पड़ी, इसका इससे क्या ताल्लुक़ है, और क्या फिर इब्राहिम अकॉर्ड होने जा रहा है, और सऊदी अरब क्या इसराइल को तस्लीम कर रहा है। लेकिन फिर सबसे पहले आपको ये खबर दें कि पाकिस्तान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसे ICBM कहते हैं। और दुनिया में जिन ममालिक के पास ये टेक्नोलॉजी है, इसमें अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस, बरतानिया, हिंदुस्तान भी इसमें शामिल है, जबकि इसराइल और शिमाली कोरिया भी इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है। पाकिस्तान दुनिया की वो वाहिद एटमी ताकत है जिसके पास इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद नहीं है। बाकी आपने एटम बम बना लिया, लेकिन अगर ये टेक्नोलॉजी आपके पास आ जाती है तो दुनिया के हर मुल्क पर पाकिस्तान का जो टारगेट है वो सेट किया जा सकता है। पाकिस्तान दुनिया के किसी मुल्क के ऊपर भी हमला कर सकता है, और इस तनाजुर में इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहमियत की हामिल है, और इससे हमारा दिफा बहुत ही मजबूत हो जाएगा। इस खबर का जो सबसे अहम पहलू है, रिपोर्ट ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान बहुत जल्दी इस टेक्नोलॉजी को हासिल करने वाला है। और एक इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट है, पहले मैं आपको ये रिपोर्ट बताता हूँ और फिर इस रिपोर्ट को लेकर जो क्लेम किया गया, भारत के जितने भी चैनल्स हैं, जो आपका इंडिया का मीडिया, वो क्या कहता है और फिर कोहराम क्यों मचा हुआ है। पहले आप रिपोर्ट जो पेश की गई और इसमें क्या चीज़ें सामने आई, ये आपको मैं बता देता हूँ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक, अच्छा ये उनकी अपनी नहीं है, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, ये क्लेम किया जा रहा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस के जायजों के मुताबिक पाकिस्तान एक एटमी हथियार से लैस इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM तैयार करने की कोशिश कर रहा है, जो कि बराज़म अमेरिका तक पहुंचने की सलाहियत रखता है। ये तरक्की इलाकाई और आलमी ताकत के तवाज़ुन को बदल देगा, और ये दुनिया में जो इस वक्त ताकत का तवाज़ुन है इसे हिलाकर रख देगा। अभी तो अमेरिका आपको कहता है ना, उसने हमें IMF के ज़रिए कंट्रोल किया हुआ है, हमारे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए हमें कंट्रोल किया है। हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे आपको मीर जाफ़र, मीर सादिक मिलेंगे जो फैसिलिटेट करते हैं अमेरिका को, और यहाँ पर रजीम चेंज होती है, आप अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लाएं। जो भी मर्ज़ी की हुकूमत आ जाती है, जब उन्हें अमेरिका से सपोर्ट चाहिए होती है ना, तो फिर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन जब आपने उन्हें आंखें दिखानी हो तो फिर ये इंटायरली अप टू यू कि आप उन्हें हैंडल कैसे करते हैं। फिर क्या काम आएगा आपका ये दिफा, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप दुनिया के किसी भी मुल्क को आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। इसीलिए इस टेक्नोलॉजी को हासिल किया जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया गया कि पाकिस्तान का ICBM प्रोग्राम
मई में ऑपरेशन सिंदूर के बाद तेजी से बढ़ा। अगरचे पाकिस्तान सरकारी तौर पर कहता है कि इसका एटमी हथियार सिर्फ भारत के खिलाफ रोकने के लिए है। अमरीकी हुकाम को शक है कि तरक्की अमरीकी फौजी कार्रवाइयों, चाहे वो जोहरी तनसीबात पर हमले हों या हिंदुस्तान पाकिस्तान तनाज़ात में मुदाखलत के जवाब में की जा रही हैं। अब ICM की ये वजाहत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है क्या, एक पेचीदा हथियारों का निज़ाम, ये भी आपको मैं बता दूं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, जो तकरीबन 5500 किलोमीटर से ज़्यादा फासले तक एटमी जो आपका वॉर हेड है वो उठाकर ले जा सकता है। और मौजूदा दौर के ICBMs में आमतौर पर MIRVs मुतादिद आज़ादाना तौर पर निशाना लेने वाले दोबारा दाखिल होने वाली गाड़ियाँ, MRVs इन्हें कहते हैं जी, शामिल होती हैं, जो कि एक ही लॉन्च से कई अहदाफ पर हमले की इजाज़त देती है। ये टेक्निकल टर्म्स है, इस पर आपने उलझना नहीं है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी और रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए ये आपको बताना ज़रूरी था। अब ICM रखने वाले ममालिक के अंदर जो अमेरिका, रूस, चाइना है, फ्रांस है, बरतानिया है, हिंदुस्तान, इसराइल और शुमाली कोरिया इसके अंदर शामिल हैं। तो ये मुल्क क्या करते हैं, जब आपका दिफा मजबूत होता है ना, फिर आप किसी को भी कहते हैं कि ठीक है यार हम नहीं डरते तुमसे। अपने से कई गुना बड़ी ताकत अमेरिका और इसराइल को आंखों में आंखें डालकर ईरान ने उनका हशर नशर कर दिया है। मैं आपको रिपोर्ट आगे चलकर बताता हूं कि योमिया इसराइल को कितना नुकसान उठाना पड़ा। इधर भी नुकसान हुआ, ऐसा नहीं है। वो पहले डेफिसिट में चल रहे थे, उनको कई बिलियंस चाहिए थे अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए, अपनी जो टेक्नोलॉजी और फिर इस मैदान के अंदर जो डिफेंस है उसको मजबूत करने के लिए। लेकिन इसके बावजूद आपके पास अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स ना होते, अगर आपके पास फतह 1 और ये जो मिसाइल्स बताए जा रहे हैं जिन्होंने खैबर शिकन, जिसने बड़ी कामयाबी से इसराइल के डिफेंस को तबाह किया, तो फिर क्या होना था? इसराइल ने हमला किया, आप कुछ नहीं कर सके, लेकिन आपने मुंह तोड़ जवाब दिया और फिर आपने निशाना बनाया है अमेरिकी अड्डों को भी। तो ये टेक्नोलॉजी और इस दिफा की वजह से है। पाकिस्तान और भारत की जंग क्यों पीछे आपको एकदम से खत्म होती हुई नजर आई? वजह क्या थी? वो लोग पीछे हट गए, वजह क्या बनी कि आपका दिफाई निज़ाम, और आपने कामयाबी से टारगेट किया और फिर एटम बम की आप धमकी दे रहे थे कि ठीक है यार आ जाओ, फिर हमने ये एटम बम जो है वो किस लिए बनाया? हम अपने दिफा को मजबूत करने के लिए बनाते हैं और फिर हम इसे इस्तेमाल भी करेंगे। और अगर भारत के पास सिर्फ एटमी ये टेक्नोलॉजी और ये पावर होती और पाकिस्तान के पास ना होती, तो आज आपको हालात डिफरेंट नजर आते हैं। यूक्रेन क्यों मार खा रहा है? उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि आपके पास एटम बम नहीं, आपने उसे फारिग करवा दिया। तो दिफा बहुत ही अहमियत रखता है, और टेक्नोलॉजी अगर आपने हासिल कर ली तो फिर आपका निगोशिएशन लेवल जो है वो दुनिया में यकसर तब्दील हो जाएगा और दुनिया फिर आपसे और तरह से बात करेगी। अगर आपकी इकोनॉमी ठीक हो जाए तो फिर भाईजान कोई आपको रोक नहीं सकेगा। दिफा मजबूत, इकोनॉमी बेहतर, और इसके साथ साथ अगर मुल्क के अंदर जमहूरियत भी आ जाए तो फिर आपकी मिसाल दुनिया देगी। और अगर पाकिस्तान में कानून नाफिज करने वाले इदारे काम करना शुरू कर दें तो फिर एक आइडियल माहौल बन जाता है। तो पाकिस्तान ने दिफा मजबूत करने की तरफ ये जो खबरें आ रही हैं ऑब्वियसली एक लैंडमार्क है। पाकिस्तान का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है, ये भी इस पर भी बात करेंगे। और फिर भारत में किस किस टीवी ने इसको रिपोर्ट किया। अब ये भी खबर इंपॉर्टेंट है कि अमेरिकी पॉलिसी के साथ अगर ये रिपोर्ट दुरुस्त साबित हुई तो पाकिस्तान का ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तरक्याती प्रोग्राम अमेरिकी पॉलिसी पर बड़ी तब्दीली की जरूरत पैदा कर सकता है। तारीखी तौर पर अमेरिका ने ऐसी कौमों के साथ इत्तेहाद नहीं रखा जो अमेरिकी इलाके पर हमला करने की सलाहियत रखती हों। आलमी तनाज़ुर में इसके अलावा जहां अमेरिका और जोहरी ताकत रखने वाले ममालिक हैं उनके दरमियान कशीदगी बढ़ रही है। रूस है, चीन, शुमाली कोरिया और ईरान। वहाँ पाकिस्तान की शमूलियत अमरीकी सफारती ताल्लुकात को मज़ीद पेचीदा बना देगी। इन कौमों के दरमियान हिकमत अमली के हम आहंगी के इम्कान एक ख़ास तौर पर तशवीशनाक मंजरनामा आलमी इस्तेहकाम के लिए पेश करना है। अच्छा, इससे पहले ना ये जो भारतीय मीडिया ऐसी रिपोर्ट भी देता रहा कि उन्होंने यानी पाकिस्तान ने ईरान के ख़िलाफ़ अपने बहरी अपनी जो स्पेस है, एयर स्पेस और अपने अड्डे जो है उनको मुहैया किए, एयर बेसिस मुहैया की, तो वो भी खैर एक झूठ का पलंदा था और इसमें भी कोई सदाकत है वो आपको नहीं मिलेगी। अब व्यूअर्स, इंडिया के अंदर जिन टेलीविजन चैनल्स ने इसको रिपोर्ट किया, इसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। वो कौन कौन से ममालिक हैं जो इस टेक्नोलॉजी को हासिल कर चुके हैं, और फिर इसके साथ साथ भारत के अंदर पहली जी इकोनॉमिक टाइम्स ने इसको लिखा, द पाकिस्तान मे सून ज्वाइन एन एक्सक्लूसिव न्यूक्लियर मिसाइल क्लब एंड हियर व्हाई द US इज वरीड। हिंदुस्तान टाइम्स लिखता है, द पाकिस्तान डेवलपिंग न्यूक्लियर कैपेबल ICBM दैट कुड रीच US आफ्टर इंडियाज ऑपरेशन सिंदूर। टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा, द न्यू न्यूक्लियर थ्रेट, पाकिस्तान डेवलपिंग इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दैट कुड हिट US
फिर द प्रिंट ने लिखा द पाकिस्तान डेवलपिंग अ न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यूएस कंसर्न सेज अ रिपोर्ट। फिर फर्स्ट पोस्ट ने इसको रिपोर्ट किया, इस पाकिस्तान डेवलपिंग अ न्यूक्लियर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। फिर फाइनेंशियल एक्सप्रेस ने इसे रिपोर्ट किया, पाकिस्तान डेवलपिंग न्यूक्लियर आर्म इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल दैट कैन रीच यूएस वॉन्स रिपोर्ट। फिर न्यूज 18, ये भी उन्हीं का चैनल है, वो भी कहता है इसी तरह की बात, लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर मिसाइल। फिर वियॉन ने इसे रिपोर्ट किया, रिपब्लिक वर्ल्ड ने रिपोर्ट किया। तो भाईजान उन्हें ना इस वक्त मसला ये बना हुआ है कि पाकिस्तान अगर ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लेता है तो फिर दुनिया में ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा, और वो रिपोर्ट ये इस तरह से पेश करे। अभी इसमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जी, और अगर ये है, ये सिर्फ अगर दिखाने के लिए और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए कोशिश की जा रही है, तो सर हमारे ताल्लुकात उनसे किस हद तक ठीक हैं दुनिया को मालूम है। जब उनको ज़रूरत होती है वो आकर हमें टेबल पर इकट्ठे बिठाकर लंच भी करवा देते हैं। शहबाज शरीफ साहब को उन्होंने ठुटा करा दिया, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल साहब को बुला लिया, फिर उनकी 2 बार तारीफ कर दी। तो कहीं ना कहीं कंसर्न भारत के अगर तनाजुर में आप देखें ना, तो ये ज़रूर एक मेजर कंसर्न है, और उसके तनाजुर में आपको ये खबरें नजर आएंगी। अगर मैं जमहूरियत के तनाजुर में बात करूं तो किसी तरह भी ठीक नहीं है जो कुछ अमेरिका के अंदर हुआ। शहबाज शरीफ जैसा भी यार वज़ीर आज़म था, फॉर्म 47 वाला ही, लेकिन उसको बुलाना चाहिए था, लेकिन उसको बुलाया नहीं गया। और यहाँ पर आपको एक पूरी पलटून है सहाफ़ियों की जो आपको कसीदे पढ़ती हुई नजर आती है। मैं भी आपको ना इसी से जुड़ी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ ये भी आपको बताऊंगा, अदालती महाज से कौन कौन सी खबरें हैं। लेकिन इसराइल, ये जो ताकत का तवाजुन है, और इस खबर के मुताबिक इसराइल और ईरान की 12 रोज़ा जंग के दौरान दोनों मुल्कों ने यौमिया कितना नुकसान उठाया, इसमें जो डिटेल्स सामने आई। 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान में फौजी अफसरान और जोहरी साइंसदानों समेत 600 से ज़ायद शहादतें हुई। दूसरी जानिब इसराइल ने जो अदाद शुमार दुनिया के सामने रखे, इसके मुताबिक ईरानी हमलों के नतीजे में 2 दर्जन से ज़ायद इसराइली हलाक हुए। ताहम इस जंग में दोनों मुल्कों को रोजाना सैकड़ों मिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ा। अल अरबिया उर्दू की एक रिपोर्ट में माहिरीन के अंदाजों का हवाला देते हुए दोनों मुल्कों के नुकसानात का एक जायजा पेश किया गया। माहिरीन ये अंदाजा लगाते हैं कि इसराइल ने जंग के दौरान ईरानी मिसाइल और ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर्स मिसाइल इस्तेमाल किए। यानी एक मिसाइल जब आपकी स्पेस में आता है तो फिर यहाँ से डिफेंस सिस्टम उसको इंटरसेप्ट करता है, जो मिसाइल दागा जाता है, और उसको अटैक करने के लिए टारगेट्स वंस इट्स बीन सेट, उसे आप इंटरसेप्टर कहते हैं। इसके ऊपर 200 मिलियन डॉलर तक बताई जाती है एक दिन की जो लागत है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट वहां भी शाया हुई, और इसके मुताबिक इसराइल के इंस्टीट्यूट फॉर नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज के मुहक्किक रिसर्चर यहूशुआ कॉल्स्की ने ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले मिसाइलों की लागत बताई, और ये बताते हैं कि ये सिस्टम मुख्तसर और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों को तबाह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक मरतबा आपने उसे एक्टिवेट कर लिया तो तकरीबन आपको 7 लाख जो डॉलर हैं वो आपको कॉस्ट पे करनी है। इसी तरह कि आपने गाड़ी को ऑन कर लिया और उसमें वट एवर द कॉस्ट इज टू रन द इंजन, तो वो 7 लाख आपको डॉलर जो है आपको उसके अदा करने पड़ेंगे। फिर ये सिस्टम जंग के दौरान तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एक मरतबा एक्टिव करने पर तकरीबन 4 मिलियन डॉलर लागत आती है। तो खबर के मुताबिक अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के खिलाफ जंग के दौरान इसराइल को अपने एयर डिफेंस एंटी मिसाइल सिस्टम पर यौमिया 10 मिलियन से 200 मिलियन अमरीकी डॉलर जो है वो फूंकने पड़े, और ये नंबर जो है ना जी ये बहुत बड़े हैं, और यही वजह बनी कि इसराइल को पीछे हटना पड़ा। और ये भी इसके साथ खबर में जो फिगर्स आ रही हैं कि रिपोर्ट में इन तबाहशुदा इमारतों की मुरम्मत पर लागत का तखमीना 400 मिलियन डॉलर बताया जाता है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान है। फिर इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के अलावा इसराइल को 85 करोड़ रुपए यौमिया नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा ऑयल रिफाइनरी के हवाले से, चूंकि वहां से अब तेल जा नहीं सकता। अब ईरान को कितना नुकसान उठाना पड़ा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। और खबर के मुताबिक इंफ्रास्ट्रक्चर की मद में 500 बिलियन अमरीकी डॉलर्स की जरूरत थी, और हमले के बाद इसमें कई अरब डॉलर्स का नुकसान हो गया। अच्छा, इसमें ना ये भी एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज यू डोंट हैव द एक्सेस टू ईरान विद इन ईरान, तो वहां से चीजें सामने नहीं आ रही। लेकिन अब खबर जो दुनिया ने जाकर विजिट किया तल अबीब को, तो उन्होंने कहा कि यार हम शायद गजा में फिर रहे हैं, लेकिन बाद में पता चला कि ये गजा नहीं है, ये तल अबीब है, ये इसराइल का गरूर मलबे का ढेर बना हुआ है। तो ये फिगर्स बताती हैं कि तबाही बहुत बड़े लेवल पर हुई है। मैं आपको ना आगे बढ़ने से पहले राजनाथ ने क्या गुल खिलाया ये भी आपको बता देता हूँ, और फिर हम इमरान खान के केसेस के ऊपर जो इस वक्त अदालती कार्रवाई उसकी तरफ बढ़ेंगे। शंघाई ताउन तंजीम का जी इजलास है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है, और भारतीय वज़ीर दिफा
राजनाथ सिंह जो हैं वो SCO कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र ना होने पर तलबला गए। बीजिंग में शंघाई ताउन तंजीम के वज़ीर दिफा का इजलास हुआ, जिसमें कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया को देखकर भारतीय वज़ीर दिफा राज सिंह नाराज़ हुए। राजनाथ सिंह ने SCO कॉन्फ्रेंस के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत से इनकार कर दिया। SCO मुश्तरका एलामिया में पहलगाम वाक़े का जिक्र नहीं था, जिस पर वज़ीर दिफा राजनाथ ने दस्तखत नहीं किए। तो नहीं करो यार, दुनिया को बताया कि दहशतगर्द कौन है और किसने दहशतगर्दी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इनके जासूस पकड़े जाते हैं। कल भी 6 जासूस हमने पकड़े हैं। तो ये पूरा मुल्क ही जो है ना वो दहशतगर्दों का मुल्क है। भारत की सरकार, आप RSS थ्योरी को उठाकर देख लें, 100 साल से वो दहशतगर्दी फैला रहे हैं, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज किस्म की दहशतगर्दी, और मुसलमानों के खिलाफ। चाहे वो बांग्लादेश का मुसलमान है, ये दहशतगर्दी करते हैं। चाहे वो आपको इंडोनेशिया का मुसलमान नजर आएगा, ये दहशतगर्दी करते हैं। चाहे वो श्रीलंका का मुसलमान है, ये दहशतगर्दी करते हैं। और इन्होंने दहशतगर्दी करने में हर हद को अबूर किया है। मैं भी आपको ना खान साहब के हवाले से, बिकॉज इमरान खान इज क्लोज टू योर हार्ट एंड स्पेशली एवरी सिंगल पाकिस्तानी जो मुल्क के अंदर जमहूरियत को देखना चाहता है, उनके दिल में के करीब भी हैं और दिल में रहते भी हैं। खान साहब की रिहाई पाकिस्तान में हर बंदा चाहता है कि हो जाए। मैं बार बार आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता रहा, और मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान बोलता हुआ, गरजता हुआ और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है कि बनिस्बत इसके उसे जेल में डालकर आप अपनी उसे दुश्मनी की भेंट चढ़ा दें। आप यकीन करें, मैंने कभी किसी से इतनी नफरत नहीं की। कल जो अल्फाज मुझे सुनने को मिले कि अगर मेरे पास इख्तियार होता तो मैं दोनों मियाँ बीवी के लिए, आई डोंट वांट टू रिपीट दोज वर्ड्स, मतलब ये किस किस्म के लोग हैं कि आप सियासत करें, आपका पाकिस्तान की सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह राना सनाउल्लाह को लोगों ने डिफाई कर दिया, इलेक्शन के अंदर हार गए, इसी तरह आजम नज़ीर तारड़ का भी ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। किसी हल्के की सियासत का या जमहूरियत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। इन लोगों को लाया जाता है, इनके जहन को, इनके स्किल सेट को, इनकी महारत को इस्तेमाल करके आपने आईनी तरमीम करवा ली। जब भी कोई मसला होता है इनको इस्तेमाल किया जाता है। इनका जमहूरियत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये वही काम कर रहे थे जो इनको, जिस मकसद के लिए इनको लेकर आए। लेकिन आप किस रास्ते पे चल पड़े कि आप मियाँ बीवी के ताल्लुक को इस तरह पार्लियामान के फ्लोर पर रखें कि अगर मेरे पास इख्तियार होता तो मैं ये कर देता। आप उस दिन से डरें जिस दिन हुकूमत बदलेगी। फिरौन को भी सर बड़ा नाज था ना अपनी खुदाई के ऊपर, क्या बना उसकी खुदाई का, इबरत बन गई। तो वक्त जरूर बदलता है। मैं हमेशा ये मिसाल देता हूं कि जब ये कानूनी कुदरत है कि आपका वजूद इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसे संभाल नहीं सकते, तो फिर अल्टीमेटली आपको जमीन पर गिरना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप खाते रहे तो एक वक्त आएगा कि आप चल नहीं सकेंगे, आपको हर वक्त जो है वो कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि आप सांस लेने में आपको तकलीफ होगी। फिर एक ऐसा वक्त आएगा कि आप लेट जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपने जमीन पे ही आकर गिरना है। तो अपने वजूद को कम करें और खुदा का खौफ खाएं और उतना जुल्म करें जितना कल को आप बर्दाश्त कर सकें, क्योंकि याद रखिएगा ये आखिरी मार्का है। और हम जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहा करते थे ना कि जब इनकी हुकूमत आएगी ना ये भी ये सब कुछ करेंगे, लेकिन इतना कुछ करेंगे ये कभी किसी ने तसव्वुर नहीं किया था। लोग ये आज बात तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जब इनकी बारी आएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो जो इनके ऊपर जुल्म होगा या जो इनके साथ सलूक होगा, इस पर कोई बोलेगा भी नहीं। ये फ़र्क होगा आने वाले कल के अंदर। तो ख्याल करें। फिर से 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर तारीख दे दी गई है और बुशरा बीबी और खान साहब की सज़ा मौतली की दरख्वास्तें थी। अब ये एक तो MPs वहाँ पे पहुँचे हैं। कायम मकाम जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने सलमान सफदर को रोस्टम पर कहा कि जो आपके इर्द गिर्द लोग खड़े हैं ये क्यों खड़े हैं, और अगर ये हमें प्रेशराइज करना चाहते हैं तो हम प्रेशराइज नहीं होंगे। इसका मतलब ये कि आप अखबार भी पढ़ते हैं, आपके साथ लोग राब्ते में भी हैं, आपके बारे में क्या कहा जाता है, पाकिस्तान के मीडिया पर रिपोर्ट भी होता है। तो ये वो डील है जो इन्होंने निज़ाम के साथ कर ली। तो इन्होंने कहा कि जो लोग इर्द गिर्द खड़े हैं मेरे पे प्रेशर डालना चाहते हैं, तो आप ये मेरे ऊपर प्रेशर डालने में कामयाब नहीं होंगे। नैब ने जी इमरान खान और बुशरा बीबी की दरख्वास्त, ये जो मौतली की दरख्वास्तें थी, सज़ा मौतली की, इसमें 4 हफ्ते का टाइम मांगा जी, तैयारी करनी है, 4 हफ्ते का वक्त दे दें। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, दलाइल अभी शुरू नहीं हुए थे तो उनको 4 हफ्ते का टाइम जो है वो दे दिया और फिर समाअत मुलतवी कर दिया। अब इसके अंदर जो कैच था, इमरान दरखास्तों पर तारीख नहीं दी गई। बैरिस्टर सलमान सफदर ने इस्तदा की कि आप ओपन अदालत के अंदर तारीख दे दें, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको तारीख जो बाद में दे देंगे। अलीमा खान और PTI के जो रहनुमा हैं बाकी, उन्होंने कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में बैठ गए। उन्होंने कहा जी कि जब तक हमें
तारीख नहीं मिलती, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अब अलीमा खान की जो गुफ्तगू ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जज साहब इससे कहें कि हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी होगी अगर वो हमें आइंदा की तारीख दे दें। जज साहब को जहमत ना हो तो उन्हें ये पैगाम पहुँचा दिया जाए। इंसान है ना यार, ये लोग कोई फरिश्ते तो नहीं है, लेकिन ये खुदा बन के बैठे हुए हैं और ये आपका हक था तारीख लेना और उनका ये फ़र्ज़ था तारीख देना। ये दोनों काम नहीं हो रहे। ये किस मुंह से अपने रब के सामने पेश होंगे? मैं तो यही सवाल करता हूँ। एक जज साहब थे, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हज करके आए हैं, वो किस मुंह से अपने रब के सामने पेश होकर वापस भी आ गए? यार क्यों जमहूरियत के साथ आप ये सलूक कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है और जो कस्टोडियन ऑफ द लॉ थे वो खुद से अब आइन शिकनी, कानून शिकनी आपको करते हुए नजर आएंगे। व्यूअर्स, अलीमा खान की गुफ्तगू, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि आज अली अमीन गंडापुर सब खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस को लेकर अडयाला जेल जा रहे हैं। हाई कोर्ट में समाअत के बाद सब अडयाला जेल जाएंगे। पहले इमरान खान ने हुक्म दिया बजट पेश नहीं करना, फिर इमरान खान ने कहा कि मेरी मुशावरत के बगैर बजट पास ना करना। उन्होंने किया, मैंने उन्हें कहा कि आप एमपीएस लेकर अडयाला जाएं, हम बहनें साथ चलेंगी, लेकिन ये नहीं गई। ये कोर कमेटी, ये सियासी कमेटी, 50,000 इनके अहदेदार, ये सब क्या कर रहे हैं? क्यों इमरान खान को निकालने के लिए इकदाम नहीं करते और आइसोलेशन में इन्होंने डाला हुआ है? हम चाहते हैं कि आप वज़ीर-ए-आला हैं, वुज़रा हैं, अहदेदार हैं, अडयाला के बाहर बैठे, ये इंटरनेशनल खबर बन जाएगी, सारा फोकस आप पर होगा। आप कुछ करें तो सही, लेकिन कुछ कोई करने को तैयार नहीं है। एक उन्होंने इशारा ज़रूर दिया कि हम फैमिली ने गलती की कि हमने इमरान खान के अहकामात पर अमल दरामद नहीं करवाया, हमने कोताही बरती। अब हम फैमिली ने बाहमी मुशावरत से फैसला किया कि फॉलो अप करेंगे और हर अगले हफ्ते पर इमरान खान को जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो दी जाएगी। अच्छा, अभी इन्होंने बैरिस्टर गौहर और अली बिन गंडापुर की भी गुफ्तगू है, बट मैं इनको डिस्कस नहीं करूँगा। ये आप इसे एहतजाज समझें, आप मेरी इन दोस्तों के लिए, इनके किरदार के लिए, इनका जो लायमल है उसके लिए नफरत समझें। आप इसे जो मर्जी नाम दें, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो नुकसान जो पहुंचाना था पहुंचा दिया, लेकिन जो इमरान खान की तहरीक को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम अब इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सलमान अकरम राजा साहब के दलाइल और फिर जो जजेस ने कहा, ये क्विकली मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे क्या हुआ है। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों से कानून के खिलाफ काम खत्म कर सकती है। सलमान अकरम राजा के दलाइल, जो भी गलत हुआ इसको सिस्टम के वापस लाने के लिए ख़त्म किया जाता है, केस की सूरत हाल के मुताबिक रिलीफ दिया जाता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आपको लगता है कि सियासी जमात में शमूलियत के लिए 3 दिन का वक्त फैसले में बढ़ाया गया। सलमान अकरम राजा, सुप्रीम कोर्ट ने किसी कानून में दिए गए वक्त में इजाफा नहीं किया। 3 दिन का वक्त आज़ाद उम्मीदवारों के लिए पार्टी में शमूलियत का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि तमाम 80 लोगों का ताल्लुक पीटीआई से है। अदालत ने 15 दिन का वक्त कन्फर्मेशन के लिए दिया। अरकान के पीटीआई का होने का कोई सबूत है? जो 41 अरकान की बात है, ये मोहम्मद अली मजहर साहब की का सवाल था। सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि अदालत ने करार दिया कि मखसूस हालात की वजह से उन्हें पीटीआई का करार नहीं दिया गया। फैसले के पैराग्राफ 96 में तमाम जिक्र मौजूद है। पीटीआई की मुतफरिद दरखास्तों में दिए गए हकायक को फैसले में तस्लीम किया गया। इलेक्शन कमीशन ने 24 दिसंबर 2023 को करार दिया कि पीटीआई जमात नहीं। इलेक्शन कमीशन के गैर आइनी इकदाम की वजह से ये पूरा मामला इस हद तक बिगड़ गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ये बताते हैं कि अगर किसी सियासी जमात के इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त ना हो तो निगरान सेटअप तो होता होगा। सलमान अकरम राजा ने इसका जवाब दिया कि पार्टी का सेटअप ख़त्म नहीं हो जाता, ये तो सुप्रीम कोर्ट करार दे चुकी। जस्टिस हलाली कहती हैं कि आपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा क्यों नहीं करवाए। अच्छा, इनको ये नहीं पता कि इलेक्शन करवाए, ये खुद भी बैठी हुई थी उस पूरे केस के अंदर। तो रसीदों का मामला था कि जो जमा आपने कागज़, जो आपने पैसे जमा करवाए बैंक के अंदर, उसकी कोई रसीद दिखा दे। लेकिन वो सवाल करती हैं और इसका जवाब भी दिया गया कि हमने करवाए, चैलेंज हो गए, फिर करवाए। तो ये एक प्लानिंग थी। अब अगली जो बातें इन तमाम जज साहबान की गैर ज़रूरी हैं, बेमायनी हैं, कोई वक़्त इसकी नहीं है। फ़ैसला क्या होगा पाकिस्तान की आवाम बखूबी जानती है। आपने दुआ करनी है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, कि वो दिन आए जब पाकिस्तान के अंदर हकीकी जमहूरियत हो। और अब आप इनकलाब की दुआ करें, क्योंकि इनकलाब के बगैर इमरान खान का पाकिस्तान के इस निज़ाम से बाहर आज़ाद होना मुझे होता हुआ नज़र नहीं आता। और तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप दुआ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, खान साहब के लिए, उन तमाम वर्कर्स के लिए और इस निज़ाम के लिए। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दीजिए।